आगे बढ़ेंगे। हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज पूरे लाल लश्कर के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए निकलने से पहले स्मृति ईरानी ने पूजा की और ईश्वर से आशीर्वाद लिया। इससे पहले रविवार को स्मृति ईरानी ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। नामांकन स्थल तक करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए पहुंची। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। स्वागत के लिए खड़े समर्थकों ने स्मृति ईरानी के रथ पर फूल बरसाए और नारेबाजी भी की। इस दौरान रोड शो में एक जगह बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने मामला शांत कराया। पर्चा भरने के बाद स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधा। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को पहली बार 2014 में राहुल गांधी के सामने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गई थी। उसके बाद 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी। इधर अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर विपक्षी उम्मीदवार को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। और ये 3 तस्वीरें देखिए। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालने के लिए अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। पहले खबर आ रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और राहुल गांधी अमेठी से, लेकिन बदले हालात में अब खबर मिल रही है कि राहुल गांधी ही मां सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए उनको रायबरेली से चुनाव लड़वाया जा सकता है। दरअसल सोनिया गांधी 1999 से लगातार रायबरेली से सांसद रही हैं और मोदी लहर के दौरान भी 2014 और 2019 का चुनाव सोनिया गांधी ने ही जीता था रायबरेली से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही खबर ये भी है कि अगर राहुल रायबरेली सीट जीतते हैं तो प्रियंका के लिए वायनाड सीट छोड़ देंगे। संसदीय क्षेत्र के रूप में रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है और 1999 से लगातार 5वीं बार सोनिया गांधी यहाँ से सांसद चुनी गयी। अभी तक कांग्रेस की तरफ से अमेठी में उम्मीदवार कौन होगा, ये चेहरा साफ नहीं हो पाया है। क्या गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेगा या नहीं, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 के लिए कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार तय क्यों नहीं कर पा रही है। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। अब आप बात पते की समझिए और बात पते की यह है कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। अटकलों और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अपने ही गढ़ में प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने में कांग्रेस की देरी कहीं उस पर भारी ना पड़ जाए। अगली खबर का रुख करेंगे बात पते की में। रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे, जिनके साथ रोड शो करते हुए राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा भरा। लखनऊ के मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह को पार्टी ने इस बार भी अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि इस बार भी राजनाथ सिंह भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। और सभी लोग प्यार करते हैं, लखनऊ वासी एक तरफा आदरणीय राजनाथ सिंह के लिए चुनाव लड़ते हैं और स्वयं लड़ते हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। लगातार तीसरी बार राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो भारी बहुमत से इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को हराया था। वहीं 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिन्हा को पटखनी दी थी। इस बार राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं, जिसके लिए राजनाथ सिंह जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भव्य रोड शो निकाला और इस रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जिसकी शुरुआत राजनाथ सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना से की। राजनाथ सिंह नामांकन के लिए निकलने से पहले लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे और वहां शिव का जलाभिषेक किया।
मंदिर में पूजा करने के बाद वो एक रथ पर सवार होकर रोड शो के लिए निकल पड़े। रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। राजनाथ सिंह का काफिला जहां जहां से गुजरा, लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रोड शो की वजह से तो कई जगहों पर जाम जैसे हालात भी पैदा हो गए, जिसके बाद रथ पर मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाम खुलवाने की अपील करते नजर आए। आगे चल रहा है जो रथ है, सबसे पहले जो रथ चल रहा है वो तुरंत आगे बढ़ जाए। रोड शो के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए थे। वहीं ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव किया गया ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांती ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर की। खबर सामने आते ही कांग्रेस महकमे में खलबली मच गई। उनके ऊपर क्या प्रेशर था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही कोई जाकर अपना नामांकन वापस नहीं ले लेता है और बीजेपी का दामन नहीं थाम लेता है। जब हम चीख चीख कर कहते हैं कि इस लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण ही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि अक्षय बम को कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाया। होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जितो पटवारी की, वहां उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी चुनाव का पर्चा भरने की, क्योंकि वो जानते थे कि वहां भाजपा इतनी स्ट्रांग है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो उन्होंने अक्षय कांती बम को आगे कर दिया कि तुम मरो, तुम अपनी बदनामी कराओ, तुम चुनाव हारो, तुम अपनी जमानत जब्त कराओ। इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को मैदान में उतारा था, जिनके मुकाबले कांग्रेस ने अक्षय कांती बम को उम्मीदवार बनाया था। 400 पार के मिशन पर चल रही बीजेपी को पहली जीत गुजरात के सूरत में बिना चुनाव लड़े ही मिल गई थी, और वैसे ही कुछ हालात अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बन रहे हैं। सूरत और इंदौर की कहानी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हुआ यूं कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज हो गया, क्योंकि प्रस्तावकों के दस्तखत जो थे वो फर्जी थे। और अब इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांती बम ने अपना नाम खुद वापस ले लिया है। आरोप लग रहे हैं कि सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली थी। वहीं इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार के हटते ही बाकी सारे उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे और बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध बिना चुनाव हुए, बिना वोट पड़े ही सांसद चुन लिए गए। इंदौर में अभी निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के हटने के बाद बीजेपी के शंकर लालवानी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो अब बात पते की क्या है वो आपको समझना चाहिए, और इस पूरी कहानी में बात पते की ये है कि इश्क और चुनाव में सब जायज है, और इसीलिए पार्टियां अपनी जीत के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। ये और बात है कि किसी का दांव चल रहा है और किसी का दांव बेकार जा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से फेक वीडियो मामले में कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस समय की, फेक वीडियो मामले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने बीजेपी का एक पैनल पहुंचा है। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको आप देख रहे हैं इस समय तस्वीरों में, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले की शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव प्रचार में बच्चों के वीडियो और तस्वीरें इस्तेमाल करने की भी शिकायत की है। वहीं इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत 5 लोगों को नोटिस भेज दिया गया है, जबकि गुवाहाटी से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई है। आरक्षण पर गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी और गृह मंत्रालय दोनों ने ही इस वीडियो को फेक बताते हुए इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुट गई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिखाई दिए। इस वीडियो को बीजेपी ने फर्जी बताया। दावा है कि इस वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी
और ओबीसी का है वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। और गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस भी अब एक्शन में नजर आ रही है। खबर यह है कि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में साइबर विंग के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर है कि जिन जिन सोशल मीडिया हैंडल से ये वीडियो सर्कुलेट किया गया, उन सभी को नोटिस भेजा जाएगा और सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही दिल्ली पुलिस तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर भी एक्शन की तैयारी में है और इसके लिए पुलिस ने रेवंत रेड्डी को नोटिस दे दिया है। और खबर है कि पुलिस ने 1 मई को जांच में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया है। अमित शाह का ये फेक वीडियो फेसबुक, एक्स समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की कई धाराओं के साथ ही आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों की पहचान कर ली है। सभी आरोपी तेलंगाना से जुड़े हैं। गृहमंत्री अमित शाह के आरक्षण पर एडिटेड वीडियो को लेकर जहां दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फेक वीडियो को लेकर अपनी चिंता आज एक चुनावी रैली के दौरान जाहिर की और इस मामले को लेकर विपक्ष को घेरा। कर्नाटक के बागलकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष फेक वीडियो के जरिए सत्ता पाने की जुगत में है। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि फेक वीडियो मिलने पर वो पार्टी के लोगों को सूचित करें ताकि ऐसे वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। एडिटेड वीडियो पर मचे घमासान के बीच बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी रहा। जहां अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, तो राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी नेता खुद ही कह रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। बिहार के झंझारपुर में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग का घोर विरोधी बताया। अभी ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बात करती। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, पिछड़ा वर्ग का अगर कोई घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। वहीं गुजरात के पाटन में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी संविधान में फेरबदल करने के साथ साथ आरक्षण भी खत्म करने की फिराक में है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। 2 फेज का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण से पहले आरक्षण लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब बात पते की समझिए, और बात पते की यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फेक न्यूज और फेक वीडियो का चलन तेजी से बढ़ा है। हालांकि ये आज ही नहीं बढ़ा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एडिटेड वीडियोस पहले से बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पर, और ये खबर अब जो है ये मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका है। सरकार और एजेंसियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के साथ साथ कड़े नियम बनाने की भी जरूरत है ताकि फेक वीडियो और फेक न्यूज पर लगाम लगाई जा सके। फेक वीडियो पर मचे घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से खास बातचीत की। जी न्यूज पर अमित शाह ने एक बार फिर जीत का दावा किया और अब की बार 400 पार का दावा दोहराया। साथ ही उन्होंने डीप फेक वीडियो पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि गलत वीडियो प्रचारित कर रही है कांग्रेस। बड़ी खबर इस समय की, गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ के सहारे है, पूरी तरह डरी हुई है कांग्रेस। पार्टी में ये लग रहा है कि पूरे असम का और नॉर्थ ईस्ट के समा बदल देगा इस बार। देखिए, सिर्फ गुवाहाटी शहर के लोग हैं। 1.5 किलोमीटर का रोड शो है, अभी इस रोड शो का पॉइंट भी नहीं आया है और 7 किलोमीटर लंबा रोड शो जनता ने बना दिया। लाखों लोग उमड़ कर आए हैं। यही बताता है कि मोदी जी की लोकप्रियता नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश में कितनी। सर, आरक्षण को लेकर
आरक्षण को लेकर पहले विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अब एक फेक वीडियो आपका जिसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा शब्द पुट किया गया है। आप देखिए, वहाँ मैंने कहा है, ओरिजिनल मेरा जो बोला हुआ भाषण है कि हम मुसलमानों का, माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर देंगे जो संविधान सम्मत नहीं है। इसको अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर गलत वीडियो प्रचारित किए। वो बताता है कि कांग्रेस कितनी डेस्परेट हो गई। उनके प्रमुख लोगों ने वीडियो को सर्कुलेट किया और ऐसे झूठ के सहारे पर वो जीतना चाहते हैं। सर, यहीं के बगल में, असम के बगल में ही बंगाल में संदेश खाली में इतने बड़े बड़े हथियार मिल रहे हैं, एनआईए को वहां जाना पड़ रहा है। देखिए, संदेश खाली राजनीति का मुद्दा नहीं है। कोई सरकार जिसकी मुखिया महिला हो, वो अपनी वोट बैंक संभालने के लिए सैकड़ों महिलाओं का शोषण होने दे, इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती। अब तो वहां से हथियार भी मिले। ये बताता है कि बंगाल में किस प्रकार की सरकार चल रही है जो तुष्टीकरण के लिए सब कुछ कर। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि सर, आखिरी सवाल, ये एनआईए ने हथियार रख दिया, किसी ने देख कर लिया। अब ममता जी कुछ भी कहेंगी, वो कहेगी मिलिट्री ने रखा है। मैं ममता जी को इतना पूछना चाहता हूँ कि संदेश खाली की बहनों के साथ अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ, करने वाला टीएमसी का नेता है या नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्यों आंख मूंद कर बैठे? आखिरी सवाल सर, 2 फेज के बाद और अब बचा हुआ 5 फेज में बीजेपी 400 पार। तो एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात दोहराई कि अब की बार 400 पार। कर्नाटक में एनडीए की सहयोगी जेडीएस के अध्यक्ष देवेगौड़ा का परिवार सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गया है, जिसे लेकर विपक्ष एनडीए पर अब निशाना साध रहा है। एचडी देवेगौड़ा के बेटे और पोते पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं और मामला सामने आने के बाद पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक महिला ने अपने साथ रेप का आरोप लगाया है। रेवन्ना ने पीड़ित के पति को अपनी डेयरी में नौकरी दी थी। बाद में रेवन्ना ने अपने घर में रसोइये के काम करने के लिए कहा और काम करने के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना फरार है। इधर कथित यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, जिसने जांच भी शुरू कर दी है। SIT has started its work investigation. As you know, the senior police officer BK Singh is heading the team, and the team has got a very efficient officials in it. So, for me, the concern is the protection of the victims, so that they can freely come and lodge the complaint. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एनडीए पर निशाना साधा है। हम यही पूछना चाहते हैं, कहाँ गया आपका नारी शक्ति, कहाँ गया आपका नारी का सम्मान? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जगह बोलते हो, अब दूसरी जगह आपका अलाइन पार्टनर 300 लोगों के साथ है या 2000 लोगों के साथ है। आज सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 26 अप्रैल को हासन सीट पर मतदान के बाद प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए। इधर इस मामले के खुलासे के बाद जेडीएस के अंदर घमासान मचा हुआ है और पार्टी ने दोनों आरोपी नेताओं को तुरंत बाहर निकालने की मांग उठा दी है। और जेडीएस विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने पार्टी अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा को चिट्ठी में लिखा कि हासन के अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें तय करना होगा कि 19 विधायक अहम हैं या फिर एचडी रेवन्ना और प्रज्वल। पार्टी के सिद्धांत और कार्यकर्ताओं की खातिर रेवन्ना और प्रज्वल को 24 घंटे के अंदर पार्टी से बेदखल करें। इधर जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने वीडियो जारी करने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? 3 ದಿವಸಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಏನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ? ಚುನಾವಣೆ 2 ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ 25,000 1 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। साथ ही कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इसमें परिवार का नाम क्यों घसीटा जा रहा है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। इस मामले को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेडीएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जगह जगह प्रदर्शन किया जाने लगा। बेंगलुरु में कांग्रेस की महिला विंग ने धरना दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
वहीं हुगली में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और आरोपी जेडीएस नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं। तो कुल मिलाकर बात पते की यह है कि जेडीएस कर्नाटक में एनडीए का हिस्सा है और ऐसे में उसके नेता पर इस तरह के गंभीर आरोप लगना सियासी लाभ हानि का मुद्दा बन गया है। हासन में 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है, लेकिन क्या विपक्ष बाकी चरणों में इसका फायदा उठा पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपराधिक छवि के नेताओं के चुनाव में उतरने का सिलसिला कुछ नया नहीं है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज आपराधिक छवि वाले नेताओं पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित करते हैं और आपराधिक छवि वाले व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुना जाना भी खतरनाक है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए अपराध में शामिल होने से परहेज नहीं करता और राजनीति में अपराधियों के प्रवेश की बढ़ती प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे अपराधी नेता बनकर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं। बाहुबली नेता संजय सिंह को 28 मामलों में गवाहों के मुकरने की वजह से बरी कर दिया गया। हालांकि अब भी उनके खिलाफ 10 मामले एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित हैं। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली के मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। हालांकि हाईकोर्ट ने धनंजय को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है, जिसकी वजह से धनंजय सिंह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है, जिसकी वजह से हजारों हेक्टेयर की वन संपदा जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। आग का सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमायूं मंडल में दिख रहा है, जहां से आग लगने की भीषण तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली की कर्णप्रयाग में भी जंगल का एक बड़ा इलाका आग की भारी लपटों में घिरा नजर आया। कई किलोमीटर दूर तक ये आग फैली दिखाई दी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में दूर दूर तक पेड़ जलते नजर आए। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के 11 जिलों के जंगलों में ये आग लगी है, जिनमें नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के जंगल पूरी तरह से धधक रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचती जा रही है। बागेश्वर के जंगल में लगी आग फैलती हुई वहां एक फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिसकी चपेट में आने से फैक्ट्री की इमारत जल गई और उसके कमरों में रखी मशीनें, कंप्यूटर, फर्नीचर सब आग में जलकर राख हो गया। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी या लगाई गई, इस बात को लेकर भी तेजी से जांच की जा रही है। गढ़वाल और कुमायूं से आग लगाने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जंगल में आग लगाने के आरोपी गढ़वाल के बताए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के जंगलों में अब तक 590 आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिसमें 227 आपराधिक केस दर्ज किए गए। इनमें 39 लोगों के खिलाफ नामजद, जबकि 188 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 227 अपराध दर्ज किए हैं, जिसमें करीबन 31 लोगों को 31 नामजद रिपोर्ट है, जिसमें 39 लोगों को नामजद किया गया। 188 जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं सीएम धामी ने आग बुझाने के लिए जन सहभागिता की अपील की, साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का भी दावा किया। जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि नैनीताल, चंपावत, चमोली और गैरसैंण में आग से हालात अब भी बेकाबू हैं। नैनीताल के जंगलों में जहां आग लगी, ठीक उस जगह पर जी न्यूज की टीम पहुंची, जहां हालात बेहद खराब नजर आए। जंगल के जंगल बुरी तरह से जलकर बर्बाद हो गए हैं। इस दौरान कई पेड़ आग की लपटों से घिरे नजर आए। वहीं आग की लपटों से उठता धुआं पूरे इलाके में फैला हुआ भी दिखाई दिया।
ग्राउंड जीरो से मैं आपको इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जहां पर लगातार इसी तरह से पहाड़ जले जा रहे हैं। यहां पर आग तो लगी, लेकिन इस बार इतनी भयानक लगी कि अब यहां पर रहने वाले लोग भी घबरा गए। जो यहां पर्यटकों ने आना था, वहां की होटल बुकिंग्स भी इस वक्त कमजोर नजर आ रही हैं। तो अब स्थिति कुछ इस तरह है कि एनडीआरएफ से लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर आग लग चुकी है वो उसके आगे ना बढ़ पाए, लेकिन अभी भी सैकड़ों हेक्टर जो जंगल है उत्तराखंड के वो बर्बाद हो चुके हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी जंगलों में आग बुझाने के लिए की जा रही कोशिशों का जायजा ले रहे हैं। उन कोशिशों को देखने प्रशासन की टीम के साथ आज अजय भट्ट पहुंचे, जहां जी मीडिया की टीम से बात करते हुए उन्होंने लोगों से संयम बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही इस बात का दावा भी किया कि आग पर जल्द काबू पाया जाएगा और शहरी इलाके से पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ लोगों को आनंद आता है, कोई आग लगा देते हैं, कोई नीचे से सचमुच में कहीं इंटरेस्ट लेते हैं कि कोई हरी घास उगेगी करके डाल देते हैं, इसके बाद बारिश होती है तो हरी घास उगेगी। अलग अलग कथनियां हैं, लेकिन वो मैदानों में होता है। तो कहीं ना कहीं जो डाउट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को, 11 लोगों को उन्होंने अभी एफआईआर करी है। हो सकता है हिरासत में कुछ लोग आए हों, कुछ आ जाएंगे, पूछताछ चल रही है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से उत्तराखंड के शहर सुरक्षित है। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले 4 से 5 दिनों से लगी आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वन विभाग, दमकल विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, लेकिन कड़ी धूप और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने आग रोकने की अपनी कोशिशों के बारे में जानकारी दी। ये जो है जल चुका है। जलने का मतलब है कि ये जो पत्तियां होती हैं, वहाँ जो चीड़ की जो पत्तियां होती हैं, ये फायर के लिए फ्यूल का काम करती है। जैसे गाड़ियों के लिए पेट्रोल है, यही फॉरेस्ट फायर में जो है फ्यूल है। ये तो पत्तियां इस वक्त हमें जलती हुई नजर आ रही हैं। ये जो है यही है जो असली कारण है पूरे जंगलों को जलाने का। ये जलती हैं। तो ये अगर हम इसको यहाँ ब्रेक कर देंगे तो ये इस साइड का जो फॉरेस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा सेफ हो गया। ये तो एक हिस्से को पूरा आपने रोक दिया है कि पहाड़ को जलते हुए आधे में रोक दिया। हाँ, ये हमने कट कर दिया। अगर ये हम नहीं कट करेंगे तो क्या होगा कि फायर जो है इस तरफ फैलेगा और इससे नीचे उतरने के बाद जो है ये फिर दूसरी पहाड़ी में चला जाएगा। मैदानी इलाकों में जहां इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम के बदले इस मिजाज से जम्मू कश्मीर के कई इलाके बर्फ से ढके नजर आए, जिसमें जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा भी शामिल है, जहां हुई ताजा बर्फबारी में पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, पहाड़, मकान सब बर्फ से ढके दिखे। इस दौरान वहां बिजली के खंभों पर लगी तारों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ी नजर आई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। पूरा का पूरा शहर बर्फ से ढका नजर आया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों और वहां मौजूद मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई, जिससे रास्तों का नामो निशान मिट गया, जिसके बाद मशीनों की मदद से रास्तों पर जमी बर्फ को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। इस दौरान सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। वहीं फंसे हुए ट्रकों को मशीनों की मदद से निकालकर रवाना किया गया। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से सड़क हादसों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इससे जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच राजधानी में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के मामले 149% तक बढ़ गए हैं। 1 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे 15,800 से ज्यादा लोगों का चालान काटा गया, जबकि 2023 में इस दौरान 6,300 के करीब ही मामले दर्ज हुए थे। सड़क पर गाड़ियों की टक्कर की अगर हम बात करें तो मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से होने वाली टक्कर की गिनती साधारण टक्कर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगता है और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करते समय ड्राइवर गाड़ी की स्पीड अचानक कम कर देते हैं, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही रेड लाइट तोड़ने और गलत लेन में ड्राइविंग के मामले भी बढ़ जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत डॉक्टर, नर्स ड्यूटी के दौरान वार्ड बॉय समेत सभी स्वास्थ्य कर्मचारी कोहनी से नीचे किसी भी तरह के गहने नहीं पहन सकेंगे। यानी अब स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी पर अंगूठी, चूड़ी, कंगन, धार्मिक धागा और घड़ी नहीं पहन पाएंगे।
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोहनी के नीचे जेवर, घड़ी या कलावा पहनने से उन पर वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की चिपकने की आशंका बढ़ जाती है, जो आगे जाकर किसी दूसरे मरीज या स्वास्थ्य कर्मी को संक्रमित भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के गंभीर बीमारी वाले मरीजों के रूम में मोबाइल फोन इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को आईसीयू, एचडीयू और ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये नियम मरीजों और कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं। जी न्यूज़।